हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बीके स्टडी पॉइंट में। आज मैं बिहार पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा बायोलॉजी का कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ। पिछले वीडियो में मैंने 24 क्वेश्चन तक देख चुका हूँ। ये 25 क्वेश्चन से शुरू हो रही है। तो आइए क्वेश्चन शुरू करते हैं। और ज़रूरी सूचनाओं में थोड़ी सी सूचना आप लोगों के लिए कि आप सब वीडियो को नहीं देख रहे हैं, आप लोग वीडियो को देखिए और देखिएगा। देखने के बाद जज कीजिए कि हाँ, ये सब वीडियो आप सबों को पसंद आ रहा है कि नहीं। आप लोग कमेंट करिए, क्योंकि पिछला जो मैंने फिजिक्स का जो वीडियो डाला हूँ लगभग 10 या 12 आदमी ही लोग देखे हैं। तो मैं वीडियो बनाऊँ और आप सब नहीं देखें, ये अच्छा नहीं है। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँचाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ, मैं जो कर रहा हूँ आप लोगों के लिए अच्छा कर रहा हूँ, या मतलब कि मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि मेरा जो वीडियो है मतलब कि बहुत सारे लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन की तरफ, समय को न लेते हुए। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं कि परमाणु की प्रभावी त्रिज्या कितनी होती है। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या जो होती है 10⁻⁻10 होता है। 10⁻⁻10 को 1 एंगस्ट्रम बोला जाता है। ये एक प्रश्न है। 1 एंगस्ट्रम बराबर 10⁻10 मीटर। ये एक अलग क्वेश्चन है जो कि आप लोगों को याद रखना होगा। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या 10⁻10 होती है। एक कंसेप्ट आता है परमाणु में 10⁻15। तो 10⁻15 को हम लोग बोलते हैं फर्मी। फर्मी इसलिए बोलते हैं कि एक एनरिको फर्मी नामक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने, अमेरिका के एक वैज्ञानिक थे एनरिको फर्मी, जिन्होंने परमाणु रिएक्टर का आविष्कार किया। परमाणु रिएक्टर वही परमाणु रिएक्टर जिससे कि विद्युत धारा उत्पन्न की जाती है, और उन्हीं के सम्मान में फर्मी 10⁻15 फर्मी के रूप में जाना जाता है। इसको फेमटो भी बोला जाता है। हम लोग याद किए होंगे टेरा, पेटा, मिली, माइक्रो, गीगा, जीगा, ये सब हम लोग जब याद किए होंगे उसमें 10⁻15 भी याद किए होंगे। तो उसमें हम लोग 10⁻15 को फर्मी भी बोलते हैं, जो कि नाभिकीय रिएक्टर का जो आविष्कार किए एनरिको फर्मी, उन्हीं के सम्मान में ये दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 26। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को तो मैं बता दिया। इस क्वेश्चन का आंसर 10⁻10 होगा। 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी होगा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कभी कभी नहीं बोल पाता हूँ, ये आप लोगों को अलग चीज़ बताने में उस क्वेश्चन का आंसर नहीं बता पाता हूँ, इसलिए मैं स्पष्ट कर देता हूँ। चलिए, यूरेनियम 235 नाभिक में न्यूक्लियस। तो ये एक प्रकार का नाभिक है। इस नाभिक में ये न्यूक्लियस मतलब कि नाभिक, ये परमाणु, इस परमाणु के बीच में नाभिक होता है। नाभिक को न्यूक्लियस बोला जाता है। इस न्यूक्लियस में प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन होते हैं। इसी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बोला जाता है द्रव्यमान संख्या। और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चक्कर लगाता है। मैं आपको बताया था पहले कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 3 मौलिक कण हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। बस यहाँ पे एक चीज़ समझ गए। अब दूसरा चीज़ समझते हैं कि हम लोगों के ब्रह्मांड में 3 मौलिक कण हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे होता है ऋण आवेश, प्रोटॉन पे धन आवेश और न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता है। इसका एक हम ट्रिक भी बताए थे, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश याद रखिएगा। पी से प्रोटॉन और पी से पॉजिटिव, न्यूट्रॉन मतलब नो, एन से नो, और इस पर कोई आवेश नहीं होता है। इस पर कुछ चार्ज होता है। तो चार्ज के बारे में हम लोग देख लेते हैं। 1-1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, जो कि इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। प्रोटॉन पे केवल ये प्लस हो जाता है और न्यूट्रॉन पे तो कोई आवेश होता ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं, यूरेनियम 235 नाभिक में न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस में क्या होता है, तो हम लोग अभी बताया आपको कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है जो कि द्रव्यमान संख्या हो जाता है। तो यूरेनियम 235 लिखते कैसे हैं, यूरेनियम 235 और ये 92। तो नीचे वाले को बोला जाता है इलेक्ट्रॉन, नीचे वाले को बोला जाता है परमाणु संख्या, और ऊपर वाले को बोला जाता है ऊपर वाले को बोला जाता है द्रव्यमान संख्या। तो द्रव्यमान संख्या कब होगा, जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ेंगे तो वो द्रव्यमान संख्या बनेगा। और द्रव्यमान संख्या के लिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ना पड़ेगा, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जोड़ेंगे तो ये नाभिक में रखा जाएगा। वही बात इस क्वेश्चन के लिए बताया जा रहा है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी। अब आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 27। परमाणु के नाभिक में परिवर्तनों के फलस्वरूप तरंगे
किरणों के नाभिक परिवर्तन के फलस्वरूप किरणें यानी नाभिक में जब परिवर्तन होता है तो कौन सी तरंगें निकलती है? तो ये गामा किरण निकलती है। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कुछ क्वेश्चन के तौर पे गामा किरण परमाणु से निकलती है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं, खगोलीय दूरी मात्रक है। तो खगोलीय दूरी का मतलब होता है पृथ्वी और चंद्रमा या पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी जो मापी जाती है, इसको खगोलीय दूरी के रूप में जाना जाता है। जो कि मैंने बताया था कि एक प्रकाश वर्ष होता है, जो कि एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष बोला जाता है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है और बहुत लंबी दूरी मापने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है। तो प्रकाश वर्ष जो है ये खगोलीय दूरी मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, जो कि बहुत लंबी दूरी मापने के लिए प्रकाश वर्ष का कुछ वैल्यू होता है 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर। ये आप लोगों को एक्स्ट्रा रूप से याद रखने की ज़रूरत है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं, सूर्य के अलावा पृथ्वी के निकट तारे से प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है, लेकिन कुछ अन्य निकटतम तारे हैं जिसका प्रकाश पृथ्वी तक आने में 4.2 वर्ष लगता है, जो कि बहुत दूर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर, समुद्र में डूबी वस्तु का पता लगाने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। अगर हम लोगों का कोई वस्तु समुद्र में डूब जाए, कोई जहाज़ डूब जाए, बहुत सारा कोई बहुमूल्य धातु डूब जाए, तो उसके लिए हम लोग कैसे पता करेंगे? तो एक सोनार नामक यंत्र होता है। उस सोनार नामक यंत्र के अनुसार रेडिएशन भेजते हैं, साउंड रेडिएशन होता है, जिसके अनुसार उस वस्तु का पता हम लोगों को लग जाता है। तो ये सोनार नामक एक यंत्र होता है, जिसके कारण हम लोगों के समुद्र में डूबी हुई वस्तु का पता लगाया जा सकता है। कल हम बताए थे आप लोगों को केमिस्ट्री में, और ये फिजिक्स में क्वेश्चन मिला, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ भारी मशीनों के स्नेहक के रूप में प्रयुक्त की जाती है? मैं आपको बता दूं कि मैं जो बोलता हूं उसमें बहुत सारा प्रश्न छिपा होता है। उसको आप लोग आसानी से सुनेंगे, एकदम धैर्यपूर्वक सुनेंगे, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बहुत तरह का प्रश्न आपको क्लियर हो। अगर कल जो वाले जो वीडियो देखे होंगे उन लोग ज़रूर इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे कि स्नेहक के रूप में प्रयोग करते हैं। हमने बताया था कल कि छोटे मशीन में, अपने साइकिल में, अपने मोटरसाइकिल में, अपने घर के मम्मी का सिलाई मशीन में हम लोग ग्रीस का प्रयोग करते हैं, तेल का प्रयोग करते हैं, जिससे कि मशीन आसानी से चल पाता है। उसमें फ्रिक्शन उत्पन्न नहीं होता है, क्योंकि फ्रिक्शन उत्पन्न होगा तो मशीन में घर्षण होगा, मशीन में घर्षण होगा तो मशीन की कार्यशक्ति घट जाएगी। अब हम लोग देखते हैं स्नेहक। तो स्नेहक के लिए बहुत बड़ी मशीनों में स्नेहक के लिए ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं। कल मैंने आपको बताया था कि ग्रेफाइट एक अधातु है, जिसमें धातु की तरह चमक पाई जाती है। पहला नंबर बात, ग्रेफाइट का उपयोग पेंसिल में करते हैं। ग्रेफाइट का उपयोग और कहाँ पे करते हैं? अभी हमने इसके पहले चर्चा किया परमाणु रिएक्टर के बारे में। तो परमाणु रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया को रोकने के लिए ये तो नाभिकीय विखंडन पे काम करता है, लेकिन नाभिकीय विखंडन पे तो परमाणु बम भी काम करता है। तो परमाणु बम में नाभिकीय विखंडन होता है, उसका जो रिएक्शन है उसको रोक नहीं पाते हैं और इसीलिए वो विनाशकारी हो जाता है। वो अनकंट्रोल होता है। अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पे परमाणु बम काम करता है, लेकिन परमाणु रिएक्टर जो होता है नियंत्रित नाभिकीय विखंडन यानी कि कंट्रोल नाभिकीय विखंडन, यानी कि उसको हम लोग कंट्रोल कर लिए। तो कंट्रोल करेंगे कैसे? तो ग्रेफाइट और एक बोरोन होता है, उसके छड़ को लगा देंगे और वो क्या करेगा कि उसके विखंडन को रोक लेगा, उसके विखंडन को अवशोषित कर लेगा। एक प्रयोग यहाँ पे, और बड़े बड़े मशीनों में स्नेहक के रूप में, ग्रीस के रूप में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। मुझे विश्वास है कि मैं आप लोगों को समझा पाया अच्छी तरह से। आप लोगों को समझ में आया तो एक लाइक अवश्य करें। क्वेश्चन नंबर देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर ग्रेफाइट होगा। एक दो क्वेश्चन इससे और है। बॉक्साइड, ये बॉक्साइड एल्युमिनियम का अयस्क होता है। गंधक के बारे में जानते हैं कि सल्फर होता है। मैंने गंधक सल्फर के बारे में बताया था कि रबर को और मजबूती प्रदान करने के लिए गंधक यानी सल्फर का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन से प्रश्न बनाइए, एकदम तैयारी कैसे नहीं प्रबल होगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि प्रश्न से प्रश्न बनाने की प्रवृत्ति जागृत रखिए। एक प्रश्न से 4 प्रश्न बनाइए, ऑप्शन के अनुसार से प्रश्न बनाइए। प्रश्नों की श्रृंखला 10 या 12 होती है, लेकिन हम लोग 4 प्रश्न से 4 प्रश्न बना लें, एक प्रश्न से 4 प्रश्न बना लें तो 50 क्वेश्चन तक हम लोग एक 10 मिनट या 12 मिनट के वीडियो में सॉल्यूशन कर सकते हैं, बशर्ते कि आप सब अपना सपोर्ट बनाए रखें और मेरा ये प्रयास निरंतर आप लोगों के लिए चलता रहेगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। ऑटोमोबाइल में द्रव चलित हाइड्रोलिक ब्रेक, सीधी सी बात है कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो हाइड्रोलिक ब्रेक होता है, जो पावर ब्रेक होता है, हम लोग समझते हैं पावर ब्रेक जो होता है ये किसके सिद्धांत पे काम करता है। तो ये पास्कल एक वैज्ञानिक है, वो क्या करता है, दाब लगाता है, प्रेशर लगाता है। तो हाइड्रोलिक ब्रेक जो ट्रैक्टर हम लोग के गांव में देखते हैं माटी उटी भरने के लिए आता है, वो ऊपर प्रेशर उठाता है, वो भी पास्कल के सिद्धांत पे काम करता है। पास्कल क्या होता है, तो पास्कल हम लोग पढ़ चुके हैं कि एक दाब का ऐसा ही मात्रक होता है पास्कल, दाब का ऐसा ही मात्रक होता है पास्कल। पास्कल एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रेशर के बारे में कुछ बताए थे, बहुत सारे बात बताए थे, कुछ नहीं बहुत सारे बात बताए थे। और दाब का ऐसा ही मात्रक पास्कल होता है। पास्कल के सिद्धांत पे ही हाइड्रोलिक ब्रेक काम करता है। आर्किमिडीज के बारे में उत्प्लावन के नियम बताए थे। बर्नौल का जो थ्योरम हम लोग पढ़ेंगे आगे फिजिक्स में, क्वेश्चन के अनुसार मिलता जाएगा। मैं अलग तरह का आप लोगों को एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी पढ़ाऊंगा, बशर्ते कि थोड़ी सी सब्र करिए। इस क्वेश्चन के दौर से जब हम लोग हटेंगे तो एक एक पॉइंट पे थ्योरी क्वेश्चन का भी क्लास हम अवश्य शुरू करेंगे। न्यूमेरिकल का शुरू करेंगे। आप लोगों का प्रश्न है कि ये बहुत हल्का प्रश्न है, तो न्यूमेरिकल का प्रश्न भी आएगा धीरे धीरे से। ये पैरामेडिकल में न्यूमेरिकल बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन पॉलिटेक्निक वाले छात्रों में न्यूमेरिकल का प्रश्न जैसे 30 क्वेश्चन पॉलिटेक्निक में पूछे जाते हैं। तो 30 क्वेश्चन अगर फिजिक्स से आते हैं तो लगभग 12 से 15 क्वेश्चन तो थ्योरी के होंगे, 15 से या 20 क्वेश्चन तक थ्योरी के होते हैं, 10 क्वेश्चन न्यूमेरिकल के होते हैं। इसलिए थ्योरी पढ़ना जरूरी है। तो थ्योरी हम लोग क्वेश्चन के बेसिस पे हम लोग थ्योरी का तैयारी अच्छे तरह से कर पाएंगे। जो क्वेश्चन में थ्योरी बन रहा है, मैं तो आपको बता रहा हूँ, उसी बात को एक थ्योरी के रूप में ढाल के बताता तो ये क्वेश्चन के तौर पे बताना और आसान हो जाता है, क्योंकि आप सब और जल्दी तरह से इसको रियलाइज कर पाएंगे प्रश्न किस तरह से पूछे जाते हैं और प्रश्न से क्या कंसेप्ट बनाए जा सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। डॉक्टरों द्वारा रोगी के पेट में आंतरिक परीक्षण, डॉक्टर साहब हैं, किन्हीं के पेट में गड़बड़ी हो गया है, उनके पेट के लिए इलाज करना है। तो एक एंडोस्कोपी होता है जो कि एक प्रकार का कैमरा होता है। तो वो कैमरा क्या करता है कि किसी पेट के अंदर डाल देते हैं और वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पे काम करता है। वो वहाँ से जाता है प्रकाश और फिर से पूर्ण रूप से यहाँ पर रिफ्लेक्ट आ जाता है। तो एंडोस्कोपी एक यंत्र है जो कि पेट के रोगियों के इलाज के लिए डॉक्टर साहब करते हैं। ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे काम करता है। अब आइए पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे और क्या क्या होता है। तो सड़क पे मृग मरीचिका बनता है। मृग मरीचिका क्या होता है कि कहीं हम लोग जाते हैं गिट्टी वाले सड़क पे, पक्की सड़क पे, तो कहीं हम लोगों को दिखता है आगे पानी नजर आता है, लेकिन वो पानी होता नहीं है, वो एक भ्रम होता है जिसको प्रकाशीय भ्रम कहा जाता है। प्रकाशीय भ्रम प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे काम करता है। हीरा का चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे ही संभव हो पाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 34। एसी को डीसी में बदलना है। और भाई एसी क्या है, तो एसी और डीसी, एसी को अल्टरनेटिव करंट प्रत्यावर्ती धारा, डीसी को डायरेक्ट करंट दिष्ट धारा। एसी का सिंबल इस तरह से होता है और डीसी का सिंबल इस तरह से होता है सीधी रेखा में। एसी विद्युत धारा में आवृत्ति होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, और डीसी विद्युत धारा में फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। एसी विद्युत धारा को अगर हम लोग को डीसी में बदलना है तो क्या करेंगे भाई, तो एक छोटा सा उपकरण होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिष्टकारी, जिसको रेक्टिफायर बोला जाता है। और यही रेक्टिफायर क्या करता है, एसी को डीसी में बदलने का काम करता है। और डीसी को एसी में बदलने के लिए हम लोग के घर में क्या रखे हैं, इन्वर्टर रखे हैं, जो कि डीसी बैटरी को बिजली में बदल दे, एसी में बदल दे, अल्टरनेटिव करंट में बदल दे और एसी को डीसी में बदल दे। ये दिष्टकारी का रूप, दिष्टकारी एक यंत्र है जिसके कारण ये संभव हो पाता है। ट्रांसफार्मर का उपयोग केवल एसी में होता है, डीसी में नहीं होता है। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 35। प्रकाश के वेग की तुलना में रेडियो तरंगों का वेग, अरे भाई प्रकाश के वेग की तुलना में रेडियो तरंगों का वेग, प्रकाश की तरंगों का वेग और रेडियो तरंगों का वेग, दोनों का वेग एक समान होता है। तो प्रकाश का वेग कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। निर्वात में, निर्वात क्या होता है, जहाँ पे हवा नहीं होता है उसको निर्वात बोलते हैं। चंद्रमा पे निर्वात होता है क्योंकि वहाँ हवा नहीं है। निर्वात में ध्वनि साउंड जो है निर्वात में गमन नहीं कर सकती है। ध्वनि के चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, इसलिए चंद्रमा पे कोई आवाज़ हो, चंद्रमा पे कोई बम पटके, चंद्रमा पे कोई जाए वहाँ बात करे तो बात करना संभव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वहाँ निर्वात है। निर्वात में ध्वनि गमन नहीं करती है,
निर्वात में प्रकाश तो गमन करती है, प्रकाश का वेग निर्वात में सबसे ज़्यादा होता है। कितना होता है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि रेडियो तरंग का वेग और प्रकाश का वेग दोनों एक समान होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कण और प्रतिकण, यानी कि इलेक्ट्रॉन का कुछ पार्टिकल होता है उसको प्रतिकण बोला जाता है। तो इलेक्ट्रॉन, ये याद रखने की चीज़ है कि इलेक्ट्रॉन का जो प्रतिकण होता है ये पॉजिट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण भी होता है, प्रोटॉन का प्रतिकण भी होता है। मैं आपको फिर से कोई क्वेश्चन फिर प्रोटॉन के बारे में कभी मिलेगा मैं आपको बताऊँगा। फिलहाल इलेक्ट्रॉन का जो प्रतिकण होता है उसको पॉजिट्रॉन बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 37 क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है? तो बिग बैंग थ्योरी मैं आपको बता दूं कि आप लोग जब सौर मंडल पढ़े होंगे या नहीं पढ़े होंगे तो यहाँ पे सुन लीजिए। सौर मंडल जो हमारे ब्रह्मांड का जो विकास हुआ बिग बैंग थ्योरी के कारण हुआ। बिग बैंग थ्योरी एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ करता था जिसको एव जॉर्ज लेमेंटियर नामक वैज्ञानिक के द्वारा या भूगोल वेधता के द्वारा दिया गया। इसमें कहा गया कि एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ और उसी विस्फोट के कारण हम लोगों के ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। ब्रह्मांड में सूर्य, तारा, ग्रह, उपग्रह जो बना ये विस्फोट के कारण ही संभव हो पाया। तो अब यहाँ पे प्रश्न है कि प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस सिद्धांत पे काम करता है? तो बिग बैंग थ्योरी डॉपलर प्रभाव के सिद्धांत पे काम करता है, जो कि डॉपलर प्रभाव न्यूटन नामक वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया। डॉपलर प्रभाव क्या है? तो हम लोग देखते हैं कि स्टेशन पे कभी जाते हैं, या आप लोग भी गए होंगे, हम लोग भी गए हैं, हम भी गए हैं। स्टेशन पे हम लोग जाते हैं तो ट्रेन जब नज़दीक आती है तो ट्रेन का जो सीटी है बहुत तेज़ गति से सुनाई देता है, और जो ट्रेन जब दूर चली जाती है तो वो जो है ट्रेन जो सीटी का जो आवाज़ है बहुत धीमी गति से सुनाई देती है। यही ध्वनि का तेज़ सुनाई देना और धीमी सुनाई देना ही डॉपलर प्रभाव है। तो बिग बैंग थ्योरी डॉपलर प्रभाव के सिद्धांत पे काम करता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे लास्ट देखते हैं। कोबाल्ट 16 में कौन सी किरण निकलती है? तो कोबाल्ट 16 जिसका उपयोग हम लोग कैंसर के रोगी के इलाज के लिए करते हैं। कोबाल्ट 16 के कैंसर के रोगी के इलाज के लिए किया जाता है, जिसमें गामा किरण निकलती है। गामा किरण अल्फा, बीटा, गामा 3 किरण होती है, जिसमें कि गामा किरण निकलती है। मुझे विश्वास है कि ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के बीच, ताकि ये वीडियो बहुत सारे लोगों तक पहुंच पाए। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।